हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इंग्लिश मैसेज टैगिंग एंड इंग्लिश मैसेज राइटिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इंग्लिश मैसेज टैगिंग के बारे में। Message tagging explain that a co-recipient is not available. Let a caller know that a person they are looking for is not able to take the call. Normally, you would start with some apologies. Sorry, I'm afraid my apologies, but. तो फ्रेंड, जो मैसेज हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमें कॉल करते हैं व्यक्ति और जिस पर्पज से जिनसे बात करना है वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमारे पास को अलग अलग कोई व्यक्ति कंसर्न व्यक्ति कॉल करते हैं, तो हमें उनका मैसेज लेना होता है उनसे बात करके। बट एक आपके पास अच्छी मैनर होनी चाहिए जिससे कि आप एपोलॉजी क्षमा के सेंस में बात करके आप उनसे मैसेज ले सकते हो। सॉरी, आई एम अफ्रेड ही इज नॉट हियर, इस तरीके से ही नॉट एट होम। माई एपोलॉजीज बट ही नॉट हियर, ही नॉट एट होम। मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ, वो अभी यहाँ पर घर पर नहीं। इस तरीके से आप उन्हें बोल सकते हैं। तो आपको एपोलॉजीज का इस्तेमाल करना होगा मैसेज टैगिंग के लिए, जिससे कि मुझे रमेश नाम के व्यक्ति के पास बात करनी है। इत्तेफाक से रमेश ना होकर कि उनके कोई ब्रदर या सिस्टर फोन उठाते हैं, उनके भाई बहन कोई फोन उठाते हैं, वो मैसेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक अच्छे मैनर से वो हमसे अगर बात करते हैं, सॉरी माई अफ्रेड माई एपोलॉजीज बट, एपोलॉजीज का इस्तेमाल इस तरीके से करके, तो ये मैसेज टैगिंग के लिए बहुत अच्छी मैनर मानी जाती है फ्रेंड्स। तो आपको इन सब चीजों को फोकस करना होगा आज का हमारे वीडियोज में। Explain the specific situation. If you can't or don't want to explain why the person is unavailable, use a general phrase such as Mrs. Smith is not available. Mrs. Smith can't come to the phone right now. If you are comfortable giving more details, you can say something like, Mrs. Smith is currently in a meeting. Mrs. Smith is currently on the phone line or another call. In other words, they are already having a phone conversation with someone else. Mrs. Smith is out of the office, away on vacation, away on a business trip. Mrs. Smith has just popped out of her office for a minute. तो अब एक खास सिचुएशन आप उन्हें समझाइए कि आप यदि उन्हें डिटेल में नहीं बताना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति हैं वो क्यों अवेलेबल नहीं है, और ये आपको डिटेल में नहीं बताना है सब चीजों को, तो आपको स्पेसिफिक सिचुएशन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि जब फॉर एग्जांपल मिसेस स्मिथ इज नॉट अवेलेबल, मिसेस स्मिथ अवेलेबल नहीं है, और मैं सिंपली बोलता हूँ कि इसमें ज्यादा डिटेल में समझाना नहीं चाहता हूँ, तो हम लोग इस तरीके का सेंटेंसेस फ्रेज का फ्रेंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसेस स्मिथ कांट कम टू द फोन राइट नाउ। मिसेस स्मिथ जो है अभी इस समय फोन पर नहीं आ सकती हैं। If you are comfortable giving more details, you can say something like, यदि आपको पास पर्याप्त समय है, आप कंफर्टेबल हो डिटेल में बताने के लिए, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, मिसेस स्मिथ इज करेंटली इन ए मीटिंग। मिसेस स्मिथ जो है वो अभी मीटिंग में बिजी हैं, करेंटली मीटिंग में है। मिसेस स्मिथ इज करेंटली ऑन द अदर लाइन ऑन अनदर कॉल। मिसेस स्मिथ जो है वो करेंटली जो है दूसरे कॉल पर बिजी हैं। दूसरे शब्दों में वो अन्य व्यक्ति से फोन पर कन्वर्सेशन कर रही हैं। मिसेस स्मिथ इज आउट ऑफ द ऑफिस, अवे ऑन वेकेशन, अवे ऑन बिजनेस ट्रिप। मिसेस स्मिथ जो है अपने ऑफिस के बाहर चली गई हैं, छुट्टी पर दूर गई हुई हैं, बिजनेस ट्रिप पर कहीं गई हुई हैं। मिसेस स्मिथ हैज जस्ट पॉप्ड आउट ऑफ ऑफिस फॉर ए मिनट। मिसेस स्मिथ जो है वो कुछ मिनट के लिए अपने ऑफिस के बाहर निकल गई है। गेट अ कॉलर नेम एंड नंबर। यूज दिस फ्रेजेस टू फाइंड आउट who you are talking to. The modal verbs may or could are usually used as a very polite form of asking for permission in place of the verb can. May I know who is calling? May I know whom I am speaking to? May I have your name please? Could I take down your name and number please? तो फ्रेंड्स, यदि आप उनका नाम और नंबर नोट करना चाहते हैं तो आप विनम्रता पूर्वक उनसे बात कीजिए। विनम्रता पूर्वक बात करने के लिए आपको कैन के बदला में और कुड का इस्तेमाल करना होगा, जो कि ये पोलाइट एक्सप्रेशन से में और कुड कैन के बदले। जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि क्या मैं जान सकता हूं कि
कौन मुझे कॉल कर रहे हैं, तो मैं वहां पर कैन के बदला मे का इस्तेमाल करूंगा। ये मे का इस्तेमाल जो है पोलाइट एक्सप्रेशंस जो है, और कुड का इस्तेमाल जो है आपका पोलाइट एक्सप्रेशंस है। इसलिए कैन का इस्तेमाल करने से बचिए, मे और कुड का इस्तेमाल करिए आप मैसेज लेना चाहते हैं तो। जैसे कि मे आई नो हु एम आई स्पीकिंग टू, क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे किससे बात हो रही है। मे आई हैव योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। पूरे टेक डाउन योर नेम एंड नंबर प्लीज, क्या मैं आपका नाम और नंबर नोट कर सकता हूँ। ऑफर टू टेक ए मैसेज, गुड थिंग यू आर देयर टू हेल्प, यूज द मॉडर्न verbs could, would or may to begin the process of taking a message. Here are some examples. Would you like to leave Mrs. Smith a message? May I take a message? तो यदि हमें मैसेज लेना है तो और इस तरीके का पोलाइट एक्सप्रेशन जैसे कि could, would, may वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी एक्सप्रेशन से आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। आपका could, would और may का इस्तेमाल करते हो आप मैसेज लेने के लिए। जैसे क्या आप मिस स्मिथ के लिए मैसेज छोड़ना चाहेंगे, क्या मैं मैसेज आपका ले सकता हूं, मे आई टेक ए मैसेज। You can also suggest alternates such as would you like to try back later, would you call back at time, is there someone else you would like to speak to। तो आप अन अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि क्या आप मुझे बाद में कॉल करना पसंद करेंगे, क्या मुझे अप्रोप्रिएट उचित टाइम में कॉल करना पसंद करेंगे, क्या आप अन्य व्यक्ति से बात करना पसंद करेंगे भी। तो इस तरीके का अल्टरनेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम मैसेज लेने के लिए। आप क्लेरिफाइंग कंफ्यूजिंग पार्ट्स ऑफ द मैसेज, वंस द कॉलर बिगिंस लीविंग देयर मैसेज, डोंट hesitate to ask for clarification if there is something you did not understand or simply did not hear. It's better to get it right than to pass on information that is not correct. Below are some phrases that can help you ask for information you may have missed the first time. I am sorry, I did not catch that. Sorry, could you repeat that please? Sorry, the connection is not very good. Do you mind speaking a little louder please? Sorry, I missed that last bit. Did you say? तो आपका मैसेज के जो पार्ट्स है वो आपको बिल्कुल ही क्लियर करना होगा, जो भी कंफ्यूजिंग पार्ट्स है मैसेज का। यदि आप मैसेज लेना चाहते हैं कंसर्न व्यक्ति का, तो मैसेज का जो कंफ्यूजिंग पार्ट्स है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। यदि फोन करने वाले अपना मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो आप जो भी मैसेज है उनको क्लियर कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप मैसेज को अच्छे से समझ नहीं पाते हो, आप अगला व्यक्ति को मैसेज पास कर देते हो जो कि मैसेज आप अच्छे से समझ नहीं पाए, जो करेक्ट नहीं है, दिस इज रॉन्ग। तो आपको मैसेज को क्लियरफाई करना होगा। जो भी व्यक्ति जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, कॉल करने वाले व्यक्ति आपके लिए मैसेज छोड़ना चाहते हैं, आप मैसेज उनका ले रहे हो, तो आप बिल्कुल ही हिचकिचाओ मत, बिल्कुल डरे मत उनका अपना इंफॉर्मेशन क्लियर करने के लिए। तो हाँ, चूंकि आप कैसे उनका ये मैसेज लोगे, ये हाँ, उसके लिए कुछ फ्रेजेज है फ्रेंड्स हमारे पास, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो उनसे मैसेज मांगने के लिए, उनका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आप जैसे कि आई एम सॉरी आई डिड नॉट कैच दैट, वहां से मैं दुखी हूं, मैं समझा नहीं बात आपका। इस तरीके का एक्सप्रेशंस का फ्रेजेस का आप इस्तेमाल करो। सॉरी कुड यू रिपीट दैट प्लीज, मैं दुखी हूं, क्या फिर से आप रिपीट करना चाहेंगे प्लीज। सॉरी द कनेक्शन इज नॉट वेरी गुड, डू यू माइंड स्पीकिंग अ लिटिल लाउडर प्लीज। सॉरी अभी आपका जो है कनेक्शन वो अभी अच्छा नहीं है, तो अगर ये प्रॉब्लम नहीं हो तो आप थोड़ा सा ऊंचे आवाज में दोबारा बोलना चाहेंगे। सॉरी आई मिस दैट लास्ट बीट, डिड यू सी। सॉरी मैं मिस कर गया जो अभी आपने बोला, क्या आप दोबारा बोल सकते हैं। तो इसी करके फ्रेंड्स आप अच्छे फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो मैसेज को क्लियरिफाई करने के लिए। यदि वो फोन करने वाले व्यक्ति आपको मैसेज देना चाहते हैं, यदि आप उनका मैसेज आप समझ नहीं पा रहे हो क्लियरली, तो इस तरीके के आप प्लीज फ्रेजेस का, सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो और पोलाइटली आप उनसे मैसेज ले सकते हो, जो इंफॉर्मेशन का जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो आप। वेरीफाई द मैसेज, you are almost there now. All you have to do is to go over the message again
to verify that you got it all down. Let me check that I got this right, you said. To confirm, you said. I repeat your message, is that correct? Is there anything else I can help you with? तो फ्रेंड्स, जो मैसेज जो आप उनसे प्राप्त करते हो, जो मैसेज लेते हो उनसे, कॉलर का, जो आपको फोन करते हैं कॉलर, तो उस मैसेज को आपको वेरीफाई करना है कि आप अच्छे से समझे कि नहीं। तो उसके लिए भी आपको अच्छे एक्सप्रेशंस का, सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि लेट मी चेक दैट आई गॉट दिस राइट, यू सेड। तो कृपया मुझे ये जांचने दी जाए, जांच लेता हूं कि मैंने आपको पॉइंट समझा कि नहीं, मैं आपकी बातों को समझा कि नहीं। तो कंफर्म, यू सेड, इसी के एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करो कंफर्म करने के लिए कि जो आपने कहा मैं आगे और समझना चाहता हूँ। आई विल रिपीट योर मैसेज, दैट करेक्ट। तो मैं आपके मैसेज को रिपीट करना चाहूंगा, वो बताइए करेक्ट है कि नहीं। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद, क्या और भी चीजें हैं जिससे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैसेज का वेरीफाई करने के लिए आप इन सब सेंटेंसेज का, फ्रेजेस का, एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो। जो मैसेज हमें मिलती है उसे वेरीफाई करना होगा। से गुड बाय, गुड जॉब। नाउ से गुड बाय एंड सेट द कॉलर एट ईज दैट द मैसेज विल बी पास्ड ऑन। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर कॉल, आई विल पास योर मैसेज टू मिसेस स्मिथ, आई विल मेक श्योर मिसेस स्मिथ गेट्स योर मैसेज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो फ्रेंड, आप जो हो उन्हें गुड बाय बोलो। जब मैसेज जो है आपको जब मिल जाती है तो आप उन्हें गुड बाय बोलो। आप इस तरीके का एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो आप उन्हें बाय करने के लिए, जैसे कि थैंक यू फॉर कॉल, आई विल पास योर मैसेज टू मिसेस स्मिथ। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी मैसेज को मिसेस स्मिथ को मैं दे दूंगा। आई विल मेक श्योर मिसेस स्मिथ गेट्स योर मैसेज, मैं आपको श्योर करता हूं कि मिसेस स्मिथ को आपकी मैसेज मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा शुभ दिन रहा आपसे बात करके। तो आप इस तरीके का मैसेज का इस्तेमाल कर सकते हो उन्हें गुड बाय करने के लिए। As you can see, once you get the hang of it, taking messages politely in business English is not really that difficult. You can use the same phrases in any situation. Combine that with enhanced listening capabilities, and message tagging will become a breeze. You will never feel hesitant about picking up the telephone again. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आप इस तरीके के आप अच्छे एक्सप्रेशंस, फ्रेजेस, सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल करने के आप जब आदी हो जाते हो तो विनम्रतापूर्वक मैसेज लेना आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में वो कोई मुश्किल नहीं रह जाती है। आप किसी भी हालात में ऐसे फ्रेजेस, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसा पोलाइट एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं मैसेज को प्राप्त करने के लिए। जो कॉलर आपको फोन करते हैं उनका मैसेज लेने के लिए। तो आप फ्रेंड्स, उनका मैसेज लेने के समय जो है ये जो सेंटेंसेस, जो एक्सप्रेशंस जो हमने सीखा, जो पोलाइट एक्सप्रेशन सीखा, कैसे मैसेज लेने के लिए ऐसा पोलाइट एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल की जाती है, तो उसके साथ साथ यदि हम अपनी लिसनिंग कैपेबिलिटी, अपनी लिसनिंग स्किल्स पर भी फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे मैसेज टैगिंग के लिए। क्योंकि अगला जो बोल रहे हैं हमें उनकी बात को अच्छे से समझना होगा, उनको इन्फॉर्मेशन को पकड़ना होगा, जो बोलना चाह रहे हैं उन्हें वेरीफाई भी करना होगा। तो हम उनकी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से तभी समझ सकते हैं, क्लियरली तभी ग्रास्प कर सकते हैं, वेरीफाई तभी कर सकते हैं उनके मैसेज को जब हम अपनी अच्छे से सुने, अपनी लिसनिंग कैपेसिटीज के साथ अच्छे से सुनेंगे तभी समझेंगे, क्लियरली मैसेज को वेरीफाई कर पाएंगे। क्योंकि हमें जो मैसेज अगले व्यक्ति को जो पास करना है, यदि हम अच्छे से समझे बिना, अच्छे से सुने बिना वो मैसेज पास कर दे जो कि करेक्ट नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं रिजल्ट तो अच्छी होगी नहीं किसी भी सेंस में। तो हमें मैसेज को प्राप्त करने के लिए जो भी हमें कॉलर फोन करते हैं, तो हमें अच्छे इस टाइप के पोलाइटली सेंटेंसेस, फ्रेजेज, एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करने के साथ साथ हमें अपनी लिसनिंग कैपेसिटीज को भी अपना ध्यान देना होगा ताकि हम अच्छे से मैसेज को सुन पाए, मैसेज को समझ पाए, मैसेज को क्लियरली ग्रास्प कर पाए, मैसेज को वेरीफाई कर पाए। तो इस तरीके से दोबारा कभी भी आपको टेलीफोन का मैसेज जो है
लेने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आप आराम से कोई भी जो आपको फोन पर मैसेज देना चाहते हैं आप उनका मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स, हाउ वी हैव टू डेवलप राइटिंग स्किल्स। Getting your written message across clearly. A colleague has just sent you an mail relating to a meeting you are having in 1 hour's time. The email is supposed to contain key information that you need to present as part of the business case for an important project. But there is a problem. The email is so badly written that you can't find the data you need. There are misspellings and incomplete sentences, and the paragraphs are so long and confusing that it takes you there 3 times longer than it should to find the information you want. As a result, you are underprepared for the meeting and it does not go as well as you want it to. तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हम लोग राइटिंग स्किल्स पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी मैसेज लिखें वो बिल्कुल ही क्लियरली लिखें, इसलिए कि आपके जो अगले कंसर्न पर्सन्स जो आपके जो मैसेज पढ़ेंगे आपका लिखा हुआ वो क्लियरली समझ पाए। क्योंकि फ्रेंड्स आज के बिजी शेड्यूल में किसी के पास कोई खास वक्त नहीं देना चाहता है आपके लिखे हुए मैसेज को काफी डिटेल में जाकर पढ़े, तो हमें ऐसे मैसेज लिखना है कि वो देखे और अच्छे से समझ जाए। सपोज करो कि कोई फ्रेंड आपको मेल ऐसा लिखता है आपका मीटिंग के बारे में जो 1 घंटा में होने वाली है वो मीटिंग, तो वो जो मेल आपको जो लिखता है फ्रेंड्स आपका, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जिसे आपको प्रेजेंट करना है अपने कंपनी के सपोज करो प्रोजेक्ट के लिए, बिजनेस से जुड़ा हुआ। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि मेल इतना बुरी तरीका से लिखा हुआ है कि आप इंफॉर्मेशन को नहीं पा सकते हो जो आपकी जरूरत है। बहुत सारे फ्रेंड्स उसमें मिस्टेक से, मिस स्पेलिंग से, इनकम्प्लीट सेंटेंसेज हैं, सेंटेंसेज जो है कंप्लीट जो उसमें नहीं है, पैराग्राफ काफी लंबा है, काफी कंफ्यूजिंग है और आपको नॉर्मल टाइम से 3 गुना ज्यादा समय फ्रेंड्स लगता है उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से ग्राफ्स करने में, पकड़ने में, फाइंड आउट करने में जिसे आप चाहते हैं। नतीजन आप मीटिंग के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते हो और ये अच्छे से आपके लिए काम नहीं कर रहा है ये जो आप चाहते हो। Have you ever faced a situation similar to this? In today's information overload world, it's vital to communicate clearly, concisely and effectively. People don't have time to read book-length emails and they don't have the patience to score badly constructed emails for bullet points. The better your writing skills are, the better the impression you will make on the people around you, including your boss, your colleagues and your clients. You never know how far these good impressions will take you. In this article and in the video below, we'll look at how you can improve your writing skills and about communication mistakes, about common mistakes. तो फ्रेंड्स, आपने कभी इस तरीके का सिचुएशन का सामना किया होगा। तो आज के इस समय में ये हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन हमारा कितना क्लियर है, कितना कंसाइज है, कितना इफेक्टिव है। लोगों के पास बिल्कुल ही समय नहीं है कि लंबे लंबे जो है मेल्स पर है, बुक्स की तरह लंबे लंबे मेल्स पर है। उनके पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो गहराई में जाए आपके मेल्स के बारे में, आपके इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जितना अच्छा आपकी राइटिंग स्किल होगी, जितना अच्छा इंप्रेशन आप अपने लोगों पर बनाओगे, अपने चार तरफ के लोगों पर, आप जिसमें आपका बॉस होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, आपके क्लाइंट्स होते हैं, उतना ही आपके लिए फ्रेंड्स बेटर होगा। आप नहीं जानते हो कि यह आपकी अच्छी इंप्रेशंस आपको कितनी सक्सेस तक ले जा सकती है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे कि अपने राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें, कैसे राइटिंग स्किल्स के दौरान होने वाली जो कॉमन मिस्टेक्स होती है उसको इंप्रूव करें। Audience and format. The first step to writing clearly is choosing the appropriate format. Do you need to send an informal email, write detailed report, create advertising copy, or write a formal letter?
The format as well as your audience will define your writing voice. That is how formal or relaxed the tone should be. For instance, if you write an email to a prospective client, should it have the same tone as an email to a friend? तो फ्रेंड्स, जो पहला स्टेप है वो स्पष्ट रूप से लिखने का, कि वो ये है कि पहले आपको फ्रेंड्स सिलेक्ट करना होगा फॉर्मेट। आपको एक एप्रोप्रिएट उचित फॉर्मेट आपको फ्रेंड्स सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि क्या आप एक इनफॉर्मल ईमेल लिखना चाहते हैं? इनफॉर्मल ईमेल मीन्स ऐसा ईमेल जो फ्रेंड्स के पास लिखा जाए, मीन्स ऑफिशियली नहीं लिखा जाए, कहीं आप फ्रेंड्स के पास, कहीं आप कलीग्स के पास जो मेल कर रहे हो, दैट इज इनफॉर्मल ईमेल। आप डिटेल में रिपोर्ट बनाना चाहते हो या एडवर्टाइजिंग कॉपी बनाना चाहते हो, एड कॉपी, या फॉर्मल लेटर लिखना चाहते हो, पहले फ्रेंड्स आपको जो है एक फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना होगा। इन विच फॉर्मेट वुड यू लाइक टू राइट, किस फॉर्मेट में आप लिखना पसंद करोगे। द फॉर्मेट एज वेल एज योर ऑडियंस विल डिफाइन योर राइटिंग वॉइस। तो जो फॉर्मेट होगा आपका लिखने का, और जो आपका ऑडियंस होंगे जो आपका लिखा हुआ पढ़ेंगे, दैट इज योर ऑडियंस इन द सेंस, तो वो आपका राइटिंग को वो डिफाइन करेंगे कि आपकी राइटिंग से वो कैसा इंप्रेस होते हैं। आपका रिटन फॉर्मेट प्लस ऑडियंस दोनों ये मायने रखती है आपका रिटन इंप्रेशन के लिए। आप कितने फॉर्मल लिखते हो, कितने रिलैक्स होके लिखते हो। उदाहरण के लिए यदि आप अच्छे क्लाइंट्स के पास मेल लिखने जा रहे हो, तो क्या उसी टोन में मेल लिखा जाना चाहिए जैसे कि फ्रेंड के पास मेल लिखते हो आप? डेफिनेटली नहीं, निश्चित ही नहीं। हम उससे दोनों का कंपेरिजन से हम नहीं कर सकते, दोनों दैट्स अ डिफरेंट मैटर। स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग हु विल रीड योर मैसेज। इज इट टारगेटेड एट सीनियर मैनेजर्स, the entire human resource team, or a small group of engineers? With everything you write, your readers or recipients should define your tone as well as aspects of the content. तो आपको पहचानना होगा, फर्स्ट आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मैसेज पढ़ने वाला कौन है। जो मेरे मैसेज पढ़ने वाले लोग हैं, क्या वो सीनियर मैनेजर्स हैं या आम कोई भी ह्यूमन हैं, या कुछ ग्रुप में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लाइक दिस। हमारे ऑडियंस कौन है, पढ़ने वाले लोग कौन है हमारे रिटन मैसेज को। तो इन सभी चीजों को नोटिस करके आप लिखो। जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी रिसिपिएंट्स इंफॉर्मेशन के, ओके, वो आपका जो भी आपका रिटन कंटेंट है उसका एस्पेक्ट्स और टोन को वो डिफाइन करेंगे। Composition and style. Once you know what you are writing and for who you are writing, you actually have to start writing. A blank white computer screen is often intimidating and it's easy to get struck because you don't know how to start. Try these tips for composing and styling your document. Start with your audience. Remember, your readers may know nothing about what you are telling them. What do they need to know first? Create an outline. This is especially helpful if you are writing a longer document such as a report, presentation, or a speech. Outlines help you identify which steps to take in which order, and they help you break the task up into manageable pieces of information. Use IDA. If you are writing something that must inspire action in the reader, follow the attention, interest, desire, action formula. These 4 steps can help guide you through the writing process. Identify your main theme. If you are having trouble defining the main theme of your message, pretend that you have 15 seconds to explain your position. What do you say? This is likely to be your main theme. Use simple language. Unless you are writing a scholarly article, it's usually best to use simple direct language. Don't use long words just to impress people. यदि आप एक बार आप जान लेते हो कि आप जो भी लिखने जा रहे हो, आप किसके लिए लिख रहे हो, तो आप अपने लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यदि हम कंप्यूटर स्क्रीन लेके बैठे हैं कुछ लिखने के लिए,
तो आप शुरू में उधेड़बन में होते हो, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। लेकिन अब अपनी अच्छी सूझबूझ के साथ, कंपोजिशन स्टाइलिंग स्किल्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो लिखने के लिए। याद रखिए कि जो आपके मैसेज जो पढ़ने वाले लोग हैं, हो सकता है कि आप वो कुछ भी नहीं जानते हो जो आप उन्हें बताना चाहते हैं। स्टार्ट विथ योर ऑडियंस। इट मीन्स कि जो ऑडियंस है आपको उनको समझाना पड़ेगा, आपको बताना होगा कि आप जो समझाना चाह रहे हैं उन्हें, तो उन्हें क्या पहले जानने की जरूरत है। जो हमारे जो ऑडियंस हैं उन्हें क्या पहले जानने की जरूरत है, आपको समझाना होगा, स्टार्ट करना होगा ऑडियंस को बताने के लिए आप किस चीज के बारे में लिखने जा रहे हो। क्रिएट एन आउटलाइन, एक आप रूपरेखा बनाओ। ये खास करके हेल्पफुल है जब आप लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स लिखते हो, जैसे रिपोर्ट लिखते हो, प्रेजेंटेशन लिखते हो, स्पीच तैयार करते हो, आपको एक रूपरेखा बनानी पड़ती है। आउटलाइंस जो है आपको हेल्प करती है या पहचानने में, पकड़ने में कि कौन सा स्टेप ले सीक्वेंस वाइज लिखने के लिए। तो इस तरीके से आप लॉन्ग इन्फॉर्मेशन को भी ब्रेक करके आप लिख पाओगे। आप क्लियरली का आप आउटलाइन तैयार करो। आप जैसे कि मैंने जिक्र किया, यूज आइडा, मीन्स कि हमें लिखना है इस तरीके से कि वो अटेंसिव हो, लोगों का ध्यान जाए, लोगों का इंटरेस्ट जाए, लोगों की इच्छा जागे और आपके पढ़ना शुरू करे आपके रिटन मैसेजेस को। तो हमें इस तरीके से लिखना होगा कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शंस को फॉलो करते हुए कि हमारे लिखा हुआ मैसेज पर सबके ध्यान जाए, सबकी इंटरेस्ट जाए, इच्छा जागे और कार्य करे। आइडेंटिफाई योर मेन थीम। इट मीन्स कि आप जो लिखने जा रहे हो फ्रेंड्स, जो भी अपने मैसेज, वो इंपॉर्टेंट मैसेज, तो आपको उसमें थोड़ा समय दो समझाने के लिए, मेन थीम के बारे में समझाने के लिए। आप सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। यदि आप कोई भारी भरकम आर्टिकल नहीं लिखने जा रहे हो तो अच्छा होगा कि आप सिंपल लैंग्वेज, डायरेक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा आप लंबे लंबे वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करें लोगों को इंप्रेस करने के लिए, उन्हें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। स्ट्रक्चर, your document should be as reader friendly as possible. Use headings, subheadings, bullet points, numbering whenever possible to break up the text. Bottom of form. After all, what's easier to read? A page full of long paragraphs or a page that's broken up into short paragraphs with selection headings and bullet points. A document that's easy to scan will get read more often than a document with long, dense paragraphs of text. Headers should grab the reader's attention. Using questions is often a good idea, especially in advertising, copy, or reports, because questions help keep the reader engaged and curious. In emails and proposals, use short factual headings and subheadings like the ones in these articles. Addressing graphs and charts is also a smart way to break up your text. These visual aids not only keep the reader eye engaged, but they can communicate important information much more quickly than text. तो फ्रेंड्स, आपकी जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं वो रीडर फ्रेंडली होनी चाहिए, जितना हो सकता है पॉसिबल हो। मिस पढ़ने वाले जो हैं वो फ्रेंडली, आराम से वो पढ़ के समझ जाएं। आप लिखने में हेडिंग्स का, सब हेडिंग्स का, बुलेट पॉइंट्स का आप इस्तेमाल करो, और जो भी आपका रिटन टेक्स्ट है उसमें नंबरिंग दो। जहां तक पॉसिबल हो आप टेक्स्ट को ब्रेक करके उसे स्मॉल रूप में देने का प्रयास करो, इसे समझने वाले को सहूलियत होगी। जो भी आपका फॉर्म है, आपका टेक्स्ट का, नीचे का, बॉटम का, उसे आप क्लियरली इंडिकेट करो। जो भी हो के ऐसा बनाओ अपने रिटन टेक्स्ट की पढ़ने वाले को आसान हो। एक पेज जो लंबा लंबा पैराग्राफ से भरा हुआ हो और एक पेज जो छोटे छोटे पैराग्राफ में तोड़ा हुआ हो, जिसमें सिलेक्शन हेडिंग्स, सेक्शन हेडिंग्स हो, बुलेट पॉइंट्स हो, दोनों में कंपेरिजन करोगे तो आप पाओगे कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स जिससे ब्रेक करके लिखा हुआ है उससे समझने में लोगों को आसानी होगी कंपैरिजन की उस डॉक्यूमेंट में जो लंबा पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे तरीके से लिखना होगा
उन्हें तोड़ तोड़ कर बुलेट पॉइंट्स के साथ, हेडिंग सब हेडिंग्स के साथ, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। हेडर्स जो होता है किसी भी आपका रिटन टेक्स्ट का, वो पढ़ने वाला का ध्यान अपनी ओर खींचता है, और क्वेश्चन करना एक अच्छा आइडिया है। आपको लिखने के समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करनी चाहिए ताकि दर्शक का ध्यान खींचाए आपके रिटन टेस्ट की ओर। और ये जो क्वेश्चन का जो टेक्निक्स है, खास करके एडवर्टाइजिंग कॉपी जो लिखी जाती है उसमें इस्तेमाल की जाती है, रिपोर्ट्स वगैरह में, क्योंकि जो क्वेश्चन जो होती है वो न सिर्फ दर्शक का ध्यान खींचती है बल्कि उन्हें इंगेज रखती है, उन्हें इंटरेस्टेड रखती है, फोकस रखती है रिटन टेक्स्ट पर। जो भी आपका ईमेल्स होता है, प्रपोजल्स होता है, उसमें आप शॉर्ट, आप फैक्चुअल हेडिंग सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करो। आप हो सके तो ग्राफ्स चार्ट्स का सहारा लो। ये एक स्मार्ट तरीका है ग्राफ चार्ट्स का, ताकि अपने रिटन मैसेज को अच्छे से समझा पा लोगों के बीच में। ग्राफ के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से मैसेज को ब्रेक करके हम लंबे लंबे मैसेज को, कॉम्प्लिकेटेड मैसेज को ग्राफ और चार्ट्स के सहारे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं आसानी से। उन्हें आसानी से समझ में आएगी, एक विजुअल एड्स का काम करेगी उनकी आंखों के लिए। वे अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे आपके रिटन मैसेजेस को। ग्रामेटिकल एरर्स, you probably don't need us to tell you that errors in your document will make you look unprofessional. It's essential to learn grammar properly and to avoid common mistakes that your spell checker won't find. Here are some examples of commonly misused words. Effect. Effect is a verb meaning to influence. Example, the economic forecast will affect our projected income. Effect is a noun meaning the result or outcome. Example, what is the effect of the proposal? तो फ्रेंड्स, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है वो आपको अनप्रोफेशनल बना देती है। तो अच्छा होगा कि आप ग्रामर सीखें, प्रॉपर्ली सीखें ग्रामर, और कोई भी मिस्टेक्स नहीं करें ग्रामेटिकली। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स समझाया गया है जो ग्रामर के जानकारी के अभाव में से लोग मिस्टेक्स करते हैं। सुनने में वर्ड बिल्कुल एक जैसा है, इफेक्ट, बट फ्रेंड्स दोनों में डिफरेंस है। इफेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रभावित करना। एग्जाम्पल के लिए, द इकोनॉमिक फोरकास्ट विल अफेक्ट आवर प्रोजेक्टेड इनकम। आर्थिक रूप से की गई पूर्वानुमान हमारे संभावित इनकम को प्रभावित करेगी। या इफेक्ट का मतलब हुआ प्रभावित करना, जबकि वर्ब है। इफेक्ट जो है फ्रेंड्स वो नाउन है जिसका मतलब होता है रिजल्ट, आउटकम, रिजल्ट, परिणाम। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रपोजल? प्रस्ताव का क्या परिणाम हुआ, क्या आउटकम हुआ। Then is typically an adverb indicating a sequence in time. Example, we went to dinner, then we saw a movie. Then is a conjunction used for comparison. Example, dinner was more expensive than the movie. Then जो है फ्रेंड्स एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है टाइम में सीक्वेंस, यानी दिन का मतलब होता है बाद, उसके बाद वो, उसके बाद वो, एक टाइम सीक्वेंस बताती है देन। लेकिन सुनने में देन और देन दोनों सेम लगता है, बट दोनों में डिफरेंस है। देन में चूंकि बताया कि एडवर्ब है जो टाइम सीक्वेंस बताती है बाद में, इसका मतलब होता है बाद में। हम लोग डिनर पर गए, उसके बाद हम लोग फिल्म देखने के लिए गए। देन जो है फ्रेंड्स वो कंजक्शन है जिसका मतलब होता है कंपैरिजन करना, तुलनात्मक। डिनर वाज मोर एक्सपेंसिव देन द मूवी। डिनर जो है वो फिल्म से ज्यादा खर्चीला था। तो यहाँ पर देन जो है आपका कंपैरिजन बता रहा है कि डिनर और मूवी दोनों में से जो एक्सपेंस जो है ज्यादा एक्सपेंसिव था डिनर, तो वो तुलना कर रहा है डिनर के एक्सपेंस का और मूवी के एक्सपेंस में। तो देन यहाँ पर हुआ कंजक्शन जिसका मतलब हुआ कंपैरिजन। तो सुनने में दोनों वर्ड है देन और देन, बट दोनों में डिफरेंस है। यदि आपकी ग्रामेटिकली आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप इन सब ग्रामेटिकल पॉइंट्स पर ध्यान नहीं दे पाओगे, तो जाहिर सी बात आप लिखने में मिस्टेक्स करोगे, दैट वुड बी अनप्रोफेशनल। इस तरीके से देखते हैं योर इज पॉसेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, इज दैट योर फाइल। यू आर इज ए कंट्रैक्शन ऑफ यू आर। एग्जाम्पल, यू आर द न्यू मैनेजर। नोट ऑल्सो वॉच आउट
for other common homophones, words that sound like but have different spellings and meanings, such as there, to, and so on. It's a possessive adjective. Example is that it's motor. It's is a contraction of it is. Example, it's often that heavy, yes, it is this way around. Companies, and other possessive versus plurals. Company indicates possession. Example, the company's trucks had not been maintained properly. Companies is plural. Example, the companies in this industry are suffering. तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको गाइड किया भी, दिखने में सुनने में बिल्कुल एक जैसा है, योर, इट्स, कंपनीज, बट आप देख सकते हैं कि दोनों में हार्ड डिफरेंस है। जो है योर जो हुआ आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है आपका, तुम्हारा, जैसे ई डेट योर फाइल, की आपकी ये फाइल है, जो कि योर यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव है। यू आर जो है फ्रेंड्स, वो आपका यू आर का शॉर्ट फॉर्म होता है यू आर। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि आप जो है ना मैनेजर, यू आर द न्यू मैनेजर। तो ये फ्रेंड्स जो होमोफोन्स, आप ग्रामर में सेक्शन होता है जिसमें आप पढ़ते हो कि वर्ड्स जो आपका आवाज सेम करता हो, साउंड सेम करता हो, बट मीनिंग डिफरेंट निकलता हो, जैसे कि देयर, टू, इस तरीके से। तो आपको ग्रामर में होमोफोन्स पकड़ होनी चाहिए, ऐसे वर्ड्स पर पकड़ होनी चाहिए जो सुनने में सेम लगता हो, बट वो मीनिंग आपका दोनों डिफरेंस हो, दोनों में मीनिंग में डिफरेंस हो। तो आपको होमोफोन्स पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपको ग्रामर पर पकड़ होनी चाहिए आपकी। जैसे इट्स, तो चूंकि इट्स जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है, जैसे इज दैट इट्स मोटर, क्या यह उसका मोटर है? यहाँ इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ। इट्स, यहाँ पर इट्स जो है वो इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, इट्स यहाँ। इट्स ऑफन दैट हैवी, यह हमेशा भारी ही होता है। यस इट इज दिस वे अराउंड। कंपनीज, तो एक कंपनी जो उसका मतलब वो पोजीशन दिखलाता है, कंपनीज। फर्स्ट जो एग्जांपल यहाँ पे कंपनीज की एग्जांपल जो है, कंपनीज ट्रक्स हैड नॉट बीन मेंटेन प्रॉपर्ली, कंपनी का ट्रक्स को जो है उचित तरीके से मेंटेन नहीं किया गया था। और जो सेकंड वाली कंपनीज है वो प्लूरल हुआ कंपनीज का, जैसे कि द कंपनीज इन दिस इंडस्ट्री आर सफरिंग, इस इंडस्ट्री में कंपनीज को काफी प्रॉब्लम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।